हम जो पाइथन के अंदर डिफरेंट यूजफुल लाइब्रेरीज हैं उनको ज़रा क्विकली गो थ्रू करेंगे, बिकॉज अगर आपने पाइथन के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे वो आपके हॉबी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आपकी ग्रेजुएट लेवल की रिसर्च हो सकती है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनमें ये लाइब्रेरीज जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में से। NumPy इज़ अ वेल नोन लाइब्रेरी इन पाइथन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है यूजुअली जहाँ पे आपका हाई डायमेंशनल डेटा होता है उसके ऊपर आपने कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हो तो मेनली ये न्यूमेरिकल पाइथन की लाइब्रेरी जो है ये वहाँ यूज़ होती है। इनफैक्ट आप में से जिन लोगों ने मैटलैब यूज़ किया हुआ है तो मैटलैब के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस यूजुअली आप कर सकते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, ऑलमोस्ट उस तरह के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो NumPy की लाइब्रेरी के थ्रू आप डेटा के ऊपर कर सकते हो। तो मेन जो इसका न्यूमेरिकल पाइथन की लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डायरेक्टली हाई डायमेंशनल डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकें। बट इन एडिशन टू दैट इसके थ्रू आप एरेज को डिफाइन भी कर सकते हैं। आज हम इसके कुछ फंक्शंस भी देखेंगे जिनके थ्रू आप डायरेक्टली मैट्रिसेस को या एरेज को प्रोसेस कर रहे होते हो। अब जो NumPy की एरेज हैं और लिस्ट है उसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि NumPy की एरे जो है इट इज ओनली यूज्ड फॉर नंबर्स या ओनली फॉर न्यूमेरिकल डेटा। और दूसरा जो NumPy की एरे होती हैं इनका बिहेवियर वैसा होता है जैसे C++ के अंदर या C के अंदर एरेज का बिहेवियर होता है कि ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के ऊपर डिफाइंड होती हैं। तो दिस एरे जो कि आप NumPy के थ्रू डिफाइन करते हो इट इज डिफाइंड लाइक एन एरे इन C कि ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के ऊपर ये डेटा पड़ा होगा, चाहे ये 1D एरे है या चाहे ये 2D एरे है। लेकिन उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ये NumPy की लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करवाना होगी और इस लाइब्रेरी के थ्रू जो है आप इस एरे को डिफाइन करेंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बेशक आप एरे को एज लिस्ट डिफाइन कर लें, उसका सिंटैक्स रिलेटिवली इजी है, या आप NumPy की एरे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के ऊपर अगर काम कर रहे हैं जहां पे आपका डेटा थाउजेंड्स में है या मिलियंस में है तो देयर इट इज बेटर कि यू शुड यूज NumPy एरेज। उसकी रीजन ये है कि ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के ऊपर होती हैं और जो डेटा मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस पे हो उसकी एक्सेस जो है वो फास्ट होती है। तो स्पेशली ऐसे प्रोग्राम्स जहां पर आपने बड़े साइज की इमेजेस को प्रोसेस करना हो या बड़े साइज की एरेज को प्रोसेस करना हो तो वहां पर अगर आपने एक नई एरे क्रिएट करनी हो या एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप NumPy की एरे को यूज करें, ना कि आप लिस्ट के अंदर डेटा जो है वो स्टोर करवा रहे हो। बट एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न आपको आइडिया होना चाहिए कि NumPy की एरे भी कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, या आप एक नॉर्मल लिस्ट के थ्रू जो एरे डिफाइन कर रहे होते हैं वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल प्रोग्राम। अब NumPy के थ्रू हम कर ये रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, अब NumPy के जो आप एरे डिफाइन करते हो तो आप उसका साइज भी बता सकते हो, आप उसमें डायरेक्टली वैल्यूज भी डाल सकते हैं। जैसे ये 3 एरे जो यहाँ पर डिफाइन हुई हैं, एरे ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, एरे बी के अंदर 1D एरे है और 5 एलिमेंट हैं, एरे सी जो है उसके अंदर 2D एरे है और उसमें उसका साइज जो है वो 2x3 है, 2 रोज हैं और हर रो में 3-3 एलिमेंट्स हैं। आप पाइथन में ये भी कर सकते हैं NumPy के थ्रू कि आप इनिशियली एक एरे क्रिएट करें जिसका आप साइज बता दें कि 1D एरे क्रिएट करो और उसको 0 से फिल कर दो, और उसके बाद फिर आप यूजर से इनपुट लेकर एरे को फिल कर लें। या यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मैं रैंडम डेटा जो है जो कि 1 से 50 के दरमियान है उस रैंडम डेटा को फिल कर रहा हूँ एरे में, और फिर मैं उस एरे का जो है वो मैक्सिमम निकाल रहा हूँ और वो मैक्सिमम जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो एक बार ये एरे क्रिएट हो जाए तो इसको एक्सेस करना फिर वैसे ही है जैसे आप लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मैं 2 डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रहा हूँ। जो पहले वाला फॉर लूप है वो इंडेक्स के तौर पे काम कर रहा है कि
आई इज द इंडेक्स इन द एरे, और जो दूसरे वाला फॉर लूप है यहाँ पे x जो है वो एरे का एक एलिमेंट होगा फॉर x इन ए। तो आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इस तरह से भी एरेज जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अनदर प्रोग्राम। यहाँ पे numpy के थ्रू एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है numpy की लाइब्रेरी के थ्रू, और इस मैट्रिक्स का साइज जो है वो 2x3 है, M1 का भी और M2 का भी, और रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक तीसरा मैट्रिक्स क्रिएट किया। और इन नेस्टेड लूप्स के थ्रू ये हो रहा है कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड करके रिजल्ट जो है वो एक तीसरे मैट्रिक्स के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, और फिर इस रिजल्ट को आप एक दोबारा नेस्टेड लूप लगा के आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। उसका कोड मैंने स्किप कर दिया है, तो ये कोड जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एनपी जेट से हमने अपने से कोई नेम चूज किया हुआ? देखिए जो ये इंपोर्ट होता है ना, इसकी दो होते हैं। अगर इसको आप लिखें ना, जैसे अभी मैं वो एक रैंडम नंबर यूज कर रहा था, तो अगर मैं इसको स्लाइटली मॉडिफाई भी कर दूं, तो जब आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो एक तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अगर मैं इसको सिंपली इसके ओरिजिनल नाम से ही इंपोर्ट करता हूं, तो फिर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इसको जहां भी यूज करूंगा मुझे रैंडम डॉट लगा के इसके आगे जो ऑपरेशंस हैं उनको करना पड़ेगा। मैं ये भी कर सकता हूं इंपोर्ट रैंडम एज RD। अब इसका एक आपको थोड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप जब इसको यूज करेंगे, जैसे अब मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं एक वैल्यू जो कि RD डॉट रैंड इंट होगी, और उसकी रेंज जो होगी 1,10 होगी। तो अब उसके जो अंदर मैंने ऑपरेशन यूज करने हैं, मुझे पूरा रैंडम जो है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यस सर, ठीक। इसी तरह से जब आप करते हैं ना numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट numpy एज np, तो आप सिर्फ उसका एक शॉर्ट एंड उसका नाम ले रहे हैं, एब्रीविएशन कह लें, कि आगे जहां जहां भी आप इसके ऑपरेशंस के लिए इसको यूज करेंगे तो आपको बार बार numpy ना लिखना पड़े। अगर आप ये काम खत्म कर देंगे तो फिर आपको numpy बार बार लिखना पड़ेगा। यस सर, ठीक। इसमें ये फर्क है, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, सो इस तरह से आपने दो मैट्रिसेस डिफाइन किए, उनको इनिशियलाइज कर दिया। इन मैट्रिसेस को आप अगेन यूजर से इनपुट लेकर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और फिर उनको ऐड करके आपने रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। इसी प्रोग्राम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दैट कैन बी ए गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट जो है वो एक और मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करवा दें। तो दिस कैन बी अ गुड मॉडिफिकेशन इन दिस गिवन प्रोग्राम, जो कि आप मैट्रिसेस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाइथन के अंदर देयर इज अ लिस्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस जो कि इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए दे कैन बी क्वाइट हेल्पफुल। और ये उन्हीं में से कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लेट्स से आप दो मैट्रिसेस डिफाइन करते हो, दिस इज 1 2x2 मैट्रिक्स, उसको मैं x का नाम दे रहा हूँ। दिस इज अनदर 2x2 मैट्रिक्स जो कि मैंने numpy के थ्रू डिफाइन किया है, उसको मैं y का नाम दे रहा हूँ। numpy की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है या ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो डॉट सम है। अगर आप इसको यूज करेंगे और किसी भी एक मैट्रिक्स के ऊपर यूज करेंगे तो ये उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, दैट शुड बी 10। फिर इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 3 4, तो अगर आप सारे डेटा को ऐड नहीं करना चाह रहे, आप ये चाह रहे हैं कि डेटा आपका कॉलम वाइज ऐड हो, तो उसमें आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सम के फंक्शन में। तो वो क्या करेगा, वो कॉलम वाइज वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे 4 और यहाँ पर 6 आपको दे देगा। इट डिपेंड्स कि आप क्या ऑपरेशन करना चाह रहे हैं।
या अगर आप रो वाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं। उस केस में वो इन वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पर आपको 3 का आंसर देगा और यहाँ पर आपको 7 का आंसर देगा। तो सम के फंक्शन की ये दो वेरिएशंस हो सकती हैं। फिर पाइथन के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आपके पास ये दो नमपाई की एरेज हैं, आप सिंपली x प्लस वाई लिख दें, वो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो उनको ऐड कर देगा। तो बेसिकली जो हमने पीछे प्रोग्राम लिखा था दो मैट्रिसेस को ऐड करने का, पाइथन में वो काम जो है वो सिंपली इस तरह से हो सकता है कि आप x प्लस वाई दो वैल्यूज दो मैट्रिसेस को ऐड करें और आपका डायरेक्टली समेशन कंप्यूट हो गई। पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन भी है जो कि एग्जैक्टली सेम काम करता है, चाहे आप इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें, दैट शुड वर्क फाइन। इस तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी फंक्शन है बिल्ट इन, आप उसको यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फंक्शन है, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन का कोड आपको फ्रॉम स्क्रैच लिखना पड़े मैट्रिसेस के लिए, तो दैट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग, और उस केस में जहाँ पर मैट्रिसेस की डायमेंशन भी डिफरेंट हो। तो पाइथन के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है जस्ट लाइक मैटलैब। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये वाला जो न्यूमेरिकल पाई या नम पाई का फंक्शन है, ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करता, ये उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 यहाँ पे है और 5 6 7 8 यहाँ पे है। तो अगर आप इसके थ्रू मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा, और आपका आंसर जो है वो स्टिल एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स ही होगा। अगर आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए जो पाइथन के अंदर फंक्शन है वो है np डॉट। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसको आप अगर दो मैट्रिसेस पास करेंगे तो ये अब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेगा और जो आपको आंसर मिलेगा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो दीज आर सम ऑफ वेरी हेल्पफुल फंक्शंस जो कि न्यूमेरिकल पाई या नम पाई की लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर पे आपने बड़े हाई डायमेंशनल डेटा को प्रोसेस करना हो, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने डेटा साइंस पे काम करना हो या इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना हो, तो वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली अगर पाइथन के अंदर आपने अपनी आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल पाई की एरेज जो है उन्हें काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे, और वहाँ पे इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। बट अदर देन दैट हमने यहाँ पर ये थोड़े फंक्शंस को ही कवर किया है। अगर आप पाइथन की नमपाई की लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन देखें, ये लिंक मैंने उसका दिया हुआ है, तो नमपाई की लाइब्रेरी में देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल, जिनमें से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं हाई डायमेंशनल स्पेस में, तो यू शुड गो थ्रू दिस लिंक, जहाँ से आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल नमपाई की रूटीन्स मिल जाएंगी। इसके हमने मेनली जो हमने इसमें चीज़ कवर की है वो इसके अंदर इसके थ्रू आप एरेज को कैसे डिफाइन करते हैं हमने ये कवर किया है, और कुछ हमने इसके स्पेशल फंक्शंस कवर किए हैं जो कि एरेज को प्रोसेस करने में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप इस लिंक पे जाएं, जो कि यहाँ से ओपन हो जाना चाहिए, तो इस पाइथन ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेशंस जो कि आप इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। जी, तो इसके अंदर ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। नमपाई की लाइब्रेरी को अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं तो आप इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े थे डिफरेंस और सम वाले, वो आपको यहाँ मिलेंगे। लॉगरिथम के ऑपरेशंस हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से रेलिवेंट रूटीन्स हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड फंक्शंस हैं। सो इट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट, और उसमें SQRT और जितने भी मैथ की लाइब्रेरी में आपको फंक्शंस हमने पढ़े थे उन सारों की रेप्लिकेशन की ऑल्टरनेट कॉपी भी आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और उसके अलावा एरेज की प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। So this is the NumPy library,
उसके बाद फिर अच्छा इसमें एक काम जो हमने उस वक्त शायद नहीं किया था, समटाइम्स जब आप डेटा सेट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, खासतौर पे डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में, तो समटाइम्स यू नीड टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर मैट्रिक्स। आपको अपने मैट्रिक्स की डायमेंशंस चेंज करना पड़ती हैं। तो उसके लिए numpy की लाइब्रेरी में एक रीशेप का फंक्शन है। वो ये करता है कि वो एक साइज के मैट्रिक्स को दूसरे साइज के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 2x3 का मैट्रिक्स है, जो कि मैंने x के अंदर रखा हुआ है, और मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको 1D एरे में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो लाइन है रीशेप वाली, ये मेरे इस 2D मैट्रिक्स को एक 1D एरे में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर आपका 2x3 का मैट्रिक्स है और आप चाहते हैं कि ये 3x2 की इसकी रीशेप मैं इसको कर दूं 3x2 पे, तो ये वाली लाइन जो है ये इसको रीशेप कर देगी और एक 3x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगी। और फिर अगेन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप इसको जहां भी यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये रीशेपिंग का फंक्शन जो है ये समटाइम्स आप यूज कर रहे होते हो, डिफरेंट लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसको जो आपने डेटा फीड करना है वो या तो 1D होना चाहिए या उसकी एक स्पेसिफिक डायमेंशन होना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। इसी तरह से अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो ये फंक्शन यूज करके आप उसका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। ये भी numpy की लाइब्रेरी में ट्रांसपोज का फंक्शन है, तो आपका 2D मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज कंप्यूट हो जाएगा डायरेक्टली। तो आपको ये काम खुद से करने की एरेस के ऊपर पाइथन के अंदर ज़रूरत नहीं है, अगर आपको numpy की लाइब्रेरी के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का सही तरह से पता है। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वाइट वेल नोन लाइब्रेरी इन पाइथन, जिसको अगर आपने किसी भी तरह की न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन पाइथन के अंदर करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप numpy को यूज कर रहे होंगे। एक और जो क्वाइट कॉमन लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, दैट इज मैटप्लॉटलिब। आप में से जिन लोगों ने मैटलैब के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैटलैब के अंदर हम इस तरह के काम फ्रीक्वेंटली करते हैं कि जो डेटा मैटलैब के अंदर आपके पास है उसको आप उसकी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। वो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स की सपोर्ट है मैटलैब के अंदर, और मैटलैब में पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट है कि ग्राफ के ऊपर आप हर तरह की प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको हर तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, उसको जाके आप ट्वीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप C++ के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर ये एक मेजर इशू है। इस तरह के प्लॉट्स करने के लिए या तो आपको कोई अलहदा से लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगी, और C++ के अंदर लाइब्रेरीज यूजुअली जो है वो इतना इजीली इंटीग्रेट भी नहीं होती, हो भी जाए तो उनकी जो अपीयरेंस है, आउटलुक है, वो कोई इतनी गुड लुकिंग नहीं होती कि आप ऐसी एक प्लॉट को जो है वो किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकें। लेकिन पाइथन के अंदर देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी एंड दैट इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब, और तकरीबन वो सारे प्लॉट्स जो कि आप मैटलैब के अंदर प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल लाइन प्लॉट है या स्कैटर प्लॉट है या वो आपका 3D प्लॉट है, तो इस तरह के सारे प्लॉट्स जो हैं वो आप मैटप्लॉटलिब के थ्रू भी जो है अपने डेटा को प्लॉट कर सकते हो। पाइथन के अंदर इस डेटा को प्लॉट करने के लिए जस्ट यू नीड टू हैव दैट डेटा इन सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल एरे, और उसके बाद आप उसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि अगर आपका ने लाइन प्लॉट करना है तो आप ये वाला ग्राफ यूज कर लें, अगर आपने पाई चार्ट कहीं यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बार ग्राफ्स अक्सर आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए शो करना होते हैं। सब प्लॉट्स आप कंबाइन कर सकते हैं एक प्लॉट के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स, या इस तरह के आप 3D प्लॉट्स जो हैं वो भी मैटप्लॉटलिब के थ्रू जो है वो प्लॉट कर सकते हो। ये भी एक और 4 सब प्लॉट्स जो हैं यहाँ पर उसने कंबाइन किए हुए हैं, तो ये एक 2x2 का ग्रिड बना हुआ है। स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर आपने मैटप्लॉटलिब को अपने पाइथन के कोड में यूज करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको उसको इंपोर्ट करना है, और दूसरा जो एरे या डेटा आप स्टोर करेंगे बिकॉज जब भी आपने डेटा को प्लॉट करना होता है, यूजुअली कभी भी आप एक वैल्यू को प्लॉट नहीं करते, आपके पास बल्क ऑफ डेटा होता है तो तभी आप प्लॉट कर रहे होते हो। तो इसलिए फिर हमने numpy की एरेज यूज की हुई हैं। यहाँ पर हमने 2 खुद से एरेज क्रिएट किए हैं।
एक एरे को हमने x में स्टोर किया है, दूसरी एरे को हमने y में स्टोर किया है। और इस एरे का जो डेटा है वो ये है कि इस लाइन स्पेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 और 10 के दरमियान इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उसने 50 पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। इसी तरह से 0 और 100 के दरमियान उसने 50 पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पे वो खुद से पॉइंट्स क्रिएट करेगा और जो रिजल्टेंट एरे होगी वो x और y के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब जो मैटप्लॉटलिब का ये एक लाइन जो है वो उस डेटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगी और फिर उसके बाद जो है आप उसको अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर लेजेंड भी ऐड कर सकते हैं, आप ग्रिड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और फाइनली जो चीज़ डिस्प्ले करवाती है आपके प्लॉट को वो ये वाली लाइन होती है। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो प्लॉट आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा अल्टीमेटली वो ये वाला प्लॉट होगा। अगर मैं इसी कोड को रन करूं पाइथन में जाके तो I am going back to the so if I copy this data here, so this is my data और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप लोग अपने पास ये लोग आप लोग ये कोड रन करेंगे तो आपको प्लॉट इस एरिया में नजर आएगा। जैसे भी मैं इसको रन करूंगा तो ये प्लॉट आपको इस एरिया में नजर आएगा। व्हेन आई विल रन दिस कोड तो ये आपको ऊपर वाले सेक्शन में नज़र आ रहा होगा अगर आप यही कोड अपने पास रन करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड आपको नीचे नज़र नहीं आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो कंसोल है उसके अंदर भी ये कोड नज़र आए आपको तो ये ऊपर जाके आपको एक छोटी सी सेटिंग करना होगी। ये म्यूट इनलाइन प्लॉटिंग को आपको अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो फिर वो नीचे कोड नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो फिर ऊपर तो वो कोड दिखाएगा, वो मुझे कंसोल की विंडो के अंदर भी जो मेरे प्लॉट्स होंगे वो दिखा रहा होगा। तो दिस इज अ सिंपल प्लॉट। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वो क्यों मिसिंग हैं ये मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ग्रिड लाइन आनी चाहिए थी। तो एक्चुअली जो मैंने इनिशियली दिखाना चाह रहा था वो ये ग्रिड लाइन थी कि ये वो डेटा लाइन है आपकी, ये इसके एक्स एक्सिस हैं जो हम डेटा प्लॉट करवा रहे हैं वो इस साइड पे है और ये दूसरे इसके वाई एक्सिस हैं जो कि इस साइड पे है और ये वो लेजेंड है जो कि इस प्लॉट का हम शो करना चाह रहे हैं कि ये प्लॉट जो है इस तरह से होगा। लेट्स लुक एट कपल ऑफ मोर प्लॉट्स जो कि आपको अवेलेबल हैं इस लाइब्रेरी में। तो ये प्लॉट तो एक हमने देख लिया। दूसरा प्लॉट जो इसमें आपको अवेलेबल है दिस इज अनदर प्लॉट जिसमें हो क्या रहा है कि मोर और लेस लाइन प्लॉट ही है लेकिन यहाँ पे डेटा ज़रा डिफरेंट तरह का है। मैं ये कर रहा हूँ कि आपका जो ये दूसरे वाला प्लॉट है इसके अंदर आप डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं लेकिन जो उसकी स्पेसिंग आप ले रहे हैं वो अब चूंकि हम यहाँ पे साइन की वेव फॉर्म प्लॉट करवाना चाह रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम एंगल शो करना चाह रहे हैं, उसको आप थीटा कह लें। तो ये एंगल्स जो हैं ये 0 से 200 के दरमियान और हमने कल की क्लास में बात की थी कि नम पाई के अंदर पाई का कांस्टेंट डिफाइंड है तो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको रेडियन में एंगल को। तो उसके बाद उसका साइन कंप्यूट करके मैंने एक एरे में डाल दिया,
कॉस्ट कंप्यूट करके दूसरी एरे में डाल दिया, और फिर इन दोनों प्लॉट्स को मैं एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाह रहा हूँ। और साथ ही ये आर का मतलब ये है कि ये वाला प्लॉट रेड कलर का होगा, जी का मतलब ये है कि ये वाला प्लॉट ग्रीन कलर का होगा, और ये ऊपर ग्रिड शो करेगा, और जो अल्टीमेटली आपको प्लॉट नज़र आएगा वो इस तरह का होगा। तो एक्स एक्सिस पे आपका एंगल आ रहा है, और वाई एक्सिस के ऊपर वो वैल्यूज़ हैं जो कि ऑब्वियसली आपका साइन वेव और कोसाइन वेव दोनों जो हैं वो दो एक्सिस के दरमियान होती हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी प्लॉट कर सकते हैं। फिर इसमें बार चार्ट आप प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जांपल जहाँ पे एक्स और वाई दो एरेज मैंने खुद से डिफाइन कर ली हैं। यहाँ पर खैर ये नमपाई की एरेज नहीं है, ये लिस्ट है, और फिर मैं इनको बार चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले जब करवाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यूजुअली आप इस तरह के बार चार्ट्स जो हैं वो अक्सर क्रिकेट के मैचेस में देख रहे होते हैं कि इतने ओवर्स के बाद जो है वो जो रन रेट का बार चार्ट है वो समथिंग लाइक दिस है। तो ये बार चार्ट जो है ये आप प्लॉट कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आप जितनी मर्जी एडिशंस करते जाएं, लेजेंड्स प्रिंट करवा दें, ऊपर टाइटल प्रिंट करवा दें, तो ये वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आप अपने ग्राफ को ज़्यादा बेहतर उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको वो कर सकते हो। स्कैटर प्लॉट इसके अलावा होता है जो कि यूजुअली मशीन लर्निंग के अंदर जो आपने क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी होती है उसके लिए अक्सर आप स्कैटर प्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं। स्कैटर प्लॉट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका बेसिक डेटा सेट है जिसके दो ही फीचर्स हैं, x और x1, और उसके थ्रू आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सी क्लास जो है वो कहाँ पर लाई करती है, और अगर मैं लेट्स से क्लासीफायर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ तो वो इन क्लासेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा। तो एक साइड पे सारे ब्लू क्लास के सैंपल आ गए और दूसरी साइड पे सारे जो हैं वो रेड क्लास के सैंपल आ गए, एक आध सैंपल छोड़ के। तो इस तरह का डेटा विजुअली देखने के लिए स्कैटर प्लॉट्स आर गुड। तो ये भी आप स्कैटर की कमांड यूज़ करें तो आप इसके थ्रू ये प्लॉट्स जो हैं ये आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, आपने कभी मैटलैब के अंदर सब प्लॉट यूज़ किए हैं? ख़ासतौर पे ग्रेजुएट कोर्सेज में या अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में जब आपने रिजल्ट्स शो करने हो तो अक्सर आप ये चाहते हैं जी कि मल्टीपल रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे एक ही फिगर में आ जाएं। तो इस तरह के काम करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट्स यूज़ कर रहे होते हैं। स्कैटर प्लॉट करता ये है कि वो एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल जो आपके प्लॉट्स हैं उन्हें कंबाइन कर देता है। तो ये अब एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है जो कि ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग में सारे ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उसके अंदर अक्सर आपने ट्रांजिएंट्स के प्लॉट्स देखे होंगे कि अगर एक कैपेसिटर को आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसका चार्जिंग का ट्रांजिएंट क्या होगा, या उसमें जो करंट पास हो रहा है उसकी वेव फॉर्म क्या होगी, या उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वेव फॉर्म क्या होगी। तो ये बेसिकली उसी को प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये कैपेसिटेंस है माइक्रोफैरड में, ये मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये एक आरसी सर्किट है बेसिकली, और ये मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टर की वैल्यू है, ये मैं टाइम के एक्सेस ले रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं जो बेसिक आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बुक है उसके थ्रू ये इक्वेशंस आप देख सकते हैं। ये जो कैपेसिटर में से करंट गुजर रहा है ये उसकी इक्वेशन है, और ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये उसकी इक्वेशन है, और इन दोनों को मैं सब प्लॉट की फॉर्म में प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसको ये बताया जी कि मेरे प्लॉट के अंदर दो प्लॉट्स हैं, एक रो में दो प्लॉट्स आएंगे, ये उसका पहला प्लॉट है और ये उसका दूसरा सब प्लॉट है, और इन दोनों को उसने कंबाइन करके प्लॉट करना है। तो इस तरह से आपके दोनों प्लॉट्स जो हैं वो कंबाइन एक फिगर में हो सकते हैं। और इस तरह से अगेन अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करनी है तो आप दो की बजाय जो है वो यहाँ पे चार सब प्लॉट्स भी कंबाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको अकॉर्डिंगली जहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 2 2 लिखना होगा और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब प्लॉट्स के थ्रू आप मल्टीपल प्लॉट्स जो हैं वो उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये पाइथन की जो है मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है। ये बात सही है कि इसमें जितने भी फंक्शंस आपको अवेलेबल हैं या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे आपको मैटलैब में भी अवेलेबल हैं। लेकिन पाइथन की लाइब्रेरी का एडवांटेज ये है कि आप अगर अपनी कोडिंग कर रहे हैं या आप कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप साथ साथ पाइथन के अंदर जो है वो उसके प्लॉट्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग अक्सर मीडिया पे भी देखते होंगे
कि कोविड-19 के प्लॉट्स लोग दिखा रहे होते हैं जी कि आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं या आपकी कर्व कहाँ पर फ्लैट हो रही है। इस तरह का रियल टाइम डेटा आपने डिस्प्ले करवाना हो तो आपको कॉन्टिन्यूसली आपका डेटा अपडेट हो रहा होता है। तो इस तरह के रियल टाइम प्लॉट्स जो हैं वो प्लॉट करने में भी मैटप्लॉटलिब जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दीज वर सम ऑफ द प्लॉट्स फ्रॉम यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो आपका डेटा किसी भी तरह का हो, अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको ग्राफिकली या विजुअली अगर आपने दिखाना है, रिजल्ट्स आपने शो करने हैं, तो मैटप्लॉटलिब इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की लाइब्रेरी है और ये सारे डेटा सेट्स जो हैं आप इजीली इसके थ्रू डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। दूसरी लाइब्रेरी जो हम आज के दिन में देखेंगे ये पाइथन के अंदर इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है एंड इट इज़ कॉल्ड पाइथन इमेज लाइब्रेरी। इसको पिल लाइब्रेरी भी कहते हैं, बाज़ औक़ात लिटरेचर में इसको पिलो लाइब्रेरी भी कह रहे होंगे। लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर इमेजेस की हैंडलिंग से मुतालिक जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और इस लाइब्रेरी में डिफरेंट इमेज के डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट तरह की रूटीन्स हैं जो कि यूज़ हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपने इमेज को रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, आप वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। इमेज को आपने रीसाइज करना है, आप वो काम कर सकते हैं। इमेज को आपने क्रॉप करना है, आप वो काम कर सकते हैं। इमेज को आपने फ्लिप करना है, रोटेट करना है, मतलब वो सारे काम, बेसिक काम जो कि किसी भी इमेज के एडिटर में आपको मिल जाते हैं, मे बी पेंट में या फोटोशॉप में, वो सारे काम तो इन लाइब्रेरीज में हो ही जाते हैं। लेकिन एक्चुअली जो इन लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव होता है इन लाइब्रेरीज का इस तरह की, वो ये होता है कि आप इनको इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकें और इमेज प्रोसेसिंग की डिफरेंट तरह की रूटीन्स में यूज़ कर सकें। हमारी वर्कशॉप में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जी जिन्होंने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी हुई है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी। जी सर। जी, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपको कभी चांस मिले तो लाजमन इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़िएगा। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप इसके अंदर काम करते हैं, जो भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, उसको आप विजुअली देख सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो प्रोग्रामिंग करते हुए भी आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ा देती है। सो पाइथन के अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है वो उसमें जिन इमेज प्रोसेसिंग के फॉर्मेट्स की सपोर्ट है, आप जेपैग इमेजेस रीड कर सकते हैं, बिटमैप इमेजेस रीड कर सकते हैं, इमेजेस के और कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि हम इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। इन सारों की जो सपोर्ट है वो इस पिल लाइब्रेरी में मौजूद है। इसको पिलो लाइब्रेरी भी कहते हैं लिटरेचर में। अब इनके ऊपर आप किस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक बेसिक काम है जो आप करते हैं वो यही करते हैं कि आप एक इमेज की फाइल को रीड करते हैं और फिर उसको आप सिंपली जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये तो पहला स्टार्टिंग काम है या बेसिक काम है कि किस तरह से आप एक फाइल को रीड करके डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं वापस जाऊं अपने उस फोल्डर पे जहां पे हमने डे 4 के कोड्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोड जो हैं वो मुझे मिल जाने चाहिए। तो ये हमारा पहला वो है, स्टार्टिंग विद दिस वन। आपने पाइथन के अंदर इमेजेस को रीड करना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा पिल की लाइब्रेरी को। उसके बाद सिंपली आप एक इमेज को ओपन करेंगे। ऑब्वियसली इस इमेज को उसी फोल्डर में होना चाहिए जहां पर आपकी ये फाइल सेव्ड है जो कि पाइथन का कोड है। तो मैंने ऑलरेडी ये इमेज उस फोल्डर में रखी हुई है। अब इस इमेज को जब आप रीड कर लेंगे तो ये पूरी इमेज रीड होकर इस मैट्रिक्स की फॉर्म में इस वेरिएबल में आ जाएगी। आप इसका साइज भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें जो एक काम कर रहा हूँ वो मैं कमेंट कर देता हूँ और पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि हम सिंपली ओरिजिनल इमेज को प्रिंट करते हैं। तो आपने इमेज रीड की और उसके बाद आपने ये किया कि आपने इस इमेज को सिंपली स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया कि जो इमेज आपने रीड की आप चाहते हैं कि वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। अब स्पाइडर के अंदर जब भी आप इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर है वो आपको उसके अंदर इमेज दिखाएगा। लेट मी रन दिस कोड और मेरे लैपटॉप के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट व्यूअर है
मैं नीचे वाला कोड कॉपी कर दूं। मेरे लैपटॉप पे जो डिफ़ॉल्ट व्यूअर है वो विंडोज़ का अपना जो वो है व्यूअर है, ये वही है। तो ये बेसिकली उसी को यूज़ करेगा इस इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो जब ये फाइल रीड होगी तो it should display the image on the screen। जी, Yes, तो इस sir. तरह से जो उसका डिफ़ॉल्ट व्यूअर है उसमें वो आपकी इमेज ओपन होती है अगर आप इस इमेज को डायरेक्टली व्यू करते हैं। लेकिन आप इसको ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो कंसोल है वहाँ पे जाकर सिंपली आप ये करें कि सिंपली इस इमेज का नाम लिख दें IMAGE, तो उसको यहाँ पर भी वो दिखा देगा। तो इस तरह से आप इस इमेज को यहाँ भी व्यू कर सकते हो कंसोल के अंदर, पर कंसोल के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको नहीं दिखाता। तो ये तो पहला स्टेप है कि आपने इमेज को रीड किया और उसके बाद आपने उसको विजुअली देख लिया कि जो इमेज मैं रीड करना चाह रहा हूँ क्या ये वही इमेज है। वो इमेज अगर मैं फोल्डर में जाके देखूं कि मेरे फोल्डर में जो इमेज पड़ी हुई है तो बेसिकली वो ये वाली इमेज थी जिसको मैं रीड कर रहा था। इसी तरह से अब आगे जो इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, पहली और सिंपल प्रोसेसिंग ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इमेज को रीसाइज करना चाहता हूँ। रीसाइज करने का मतलब ये है कि इमेज का जो भी साइज है उसको मैं हाफ कर दूं या उसको 1/4 कर दूं। अगेन मेरे ये प्रोजेक्ट की, ये मेरे कोड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो लेट्स से मैं इस कोड को अनब्लॉक करता हूँ और अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे हो ये रहा है कि जो इमेज का साइज है वो मैंने ये विड्थ और हाइट में कॉपी कर लिया और इस साइज को अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय 2 से, तो मैं इसको बाय 4 से कर देता हूँ ताकि ये इमेज फर्दर रिड्यूस हो जाए। तो अब वो करेगा ये कि जो भी इमेज का ओरिजिनल साइज है, बाय द वे इसका ओरिजिनल साइज जो है वो आप यहाँ पे कंसोल में देख भी सकते हैं कि वो ओरिजिनल साइज क्या है। image.size, तो इसका ओरिजिनल साइज जो है वो 768 इसकी विड्थ है और 512 जो है वो इसकी हाइट है। और दूसरा ये कलर्ड इमेज है। तो आप में से जिन लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी हुई है या जिनको किसी हद तक इमेज के बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया है, तो कंप्यूटर के अंदर जो आपकी कलर्ड इमेज स्टोर होती है उसके अंदर बेसिकली 3 प्लेन होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये तो एक प्लेन की विड्थ और हाइट है, इस तरह के आपके 3 प्लेन जो हैं वो स्टोर होंगे। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी विड्थ और हाइट को 4 टाइम्स रिड्यूस कर रहा हूँ। फिर ये इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जो कि इमेज को अकॉर्डिंगली रीसाइज कर देता है। ये रीसाइज करने के बाद मैं नई इमेज को दोबारा से इसको मैं हाफ नहीं कहता, इसको मैं अब क्वार्टर कहता हूँ, QUARTR, क्वार्टर में उसने सेव किया। और उसके बाद आप इमेज का साइज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और आप न्यू इमेज जो है उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओरिजिनल इमेज जो है उसको मैं डिस्प्ले नहीं करवा रहा। लेट मी नाउ रन दिस कोड और लेट्स सी के क्या होता है। तो यू कैन सी कि जो ओरिजिनल इमेज थी वो 4 टाइम्स रिड्यूस होकर आपको उसका एक रीसाइज्ड वर्जन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो इस तरह से अब इसी रीसाइज्ड इमेज को जो है वो मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, new_image, तो वो छोटे साइज की इमेज जो है वो आपको यहाँ भी नजर आ रही है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं जी, फर्दर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और कोड भी रखे हुए हैं। आप इमेजेस को जो है वो मैट प्लॉट लिब के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, बट मैं अभी इसको स्किप करना चाह रहा हूँ। इमेज को आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रे स्केल इमेज कौन सी होती है जी? सर जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो सर। जी, उसको हम कॉमनली कहते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, लेकिन इनफैक्ट जो है उसमें आपका जो कलर की इंफॉर्मेशन निकल जाती है और सिर्फ ग्रे स्केल इंफॉर्मेशन होती है जो कि 0 से लेकर 255 तक कोई भी लेवल हो सकता है। तो ये अगला जो पीस ऑफ कोड है वो यही कर रहा है कि वो उसी फाइल को रीड करेगा और उस कलर्ड इमेज को एक ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ये इन सारी इमेजेस को मैं साथ साथ सेव भी करता जा रहा हूं और उस ग्रे स्केल इमेज को मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाऊंगा। तो अब जब ये इमेज डिस्प्ले होगी तो ये उसी इमेज को उसने एक ग्रे स्केल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मे बी ये आपके कोड की रिक्वायरमेंट हो कि आपको ओरिजिनल की बजाय, अब अगर मैं अपने उस फोल्डर में जाऊं जहां पर ये सारे कोड सेव हो रहे हैं, तो यू कैन सी कि ये वो आपकी ग्रे स्केल इमेज सेव हुई है।
उसके बाद जो हमने इससे पहले ये वो 1/4 साइज की जो हमने इमेज क्वार्टर इमेज सेव की थी, और ये कुछ और इमेजेस हैं। वो हाफ साइज कहाँ गया? वो शायद मैंने कोड रन नहीं किया, अदरवाइज हाफ साइज की इमेज शायद थी। चलें, इसमें अब और आप क्या काम कर सकते हैं? और आप ये काम कर सकते हैं जी कि आप इमेज को फ्लिप कर सकते हैं, इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं। अगर कभी ये काम आपने किया हो फॉर एग्जांपल पेंट के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, तो फ्लिप का मतलब ये है कि वो उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप करेगा, अपसाइड डाउन कर देगा या लेफ्ट टू राइट कर देगा। रोटेट का मतलब ये है कि आप किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर इमेज को रोटेट करवाएं। तो जो पहला पीस ऑफ कोड है ये इमेज को फ्लिप कर रहा है। इसमें लेफ्ट राइट फ्लिप करने का ऑप्शन भी है या टॉप टू बॉटम फ्लिप करने का ऑप्शन भी है। और अब जो मैं इमेज को प्लॉट करूंगा, मैं एक मैट प्लॉट लिब के प्लॉट के अंदर सब प्लॉट्स के साथ जो है वो तीनों इमेजेस को इकट्ठे दिखा दूंगा। तो दिस पीस ऑफ कोड विल शो यू द डिस्प्ले जो आपकी फ्लिप्ड इमेजेस हैं। अगर मैं इंडिविजुअल इमेजेस को आपको प्लॉट करके दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं FLIP, तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज फ्लिप हो गई है, उसने उसको लेफ्ट टू राइट कर दिया है। और जो दूसरा प्लॉट है जिसने उसने उसको उल्टा ही कर दिया है, तो फुल साइज के अंदर ये वो इमेज जो है उसने उसको उल्टा कर दिया है। तो इस तरह से आप इमेज को फ्लिप करने का इसमें कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप फ्लिप कर सकते हैं। इसी तरह से इमेज को आप किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट कर सकते हो नीचे वाली कमांड के थ्रू। तो ये अगर आप इसको, मैं इंडिविजुअल्स को अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये उसने एक इमेज को उसने रोटेट किया है बाय, फॉर एग्जांपल मैं इसको x कह देता हूं, तो ये उसको 45 के एंगल से रोटेट कर रहा है और x को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं। तो यू कैन सी कि ये वो आपका जो ओरिजिनल इमेज थी वो 45 के एंगल्स पे रोटेट हुई है। इस तरह से आप कोई भी एंगल दे दें, 90 का एंगल दे दें, तो वो अकॉर्डिंगली 90 के एंगल पे आपकी इमेज जो है वो रोटेट हो जाएगी। इसी तरह से इसमें क्रॉप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये तो वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि ये पिलो की लाइब्रेरी में है। तो इनमें से आपने कोई भी काम करना हो तो आपको खुद से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अब क्रॉप करने में और फ्लिप करने में क्या डिफरेंस है, या रीसाइज करने में क्या डिफरेंस है? सर क्रॉप तो आप किसी भी तरह से कितना भी चाहे कर सकते हैं, पिक्चर को कट कर सकते हैं। मतलब क्रॉप जो है वो आपकी इमेज का एक पोर्शन आप ले रहे होते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि अब यहाँ पे मैं शायद ड्रॉ नहीं कर सकूंगा, मैं कहता हूं कि इस इमेज का जो है ना मुझे सिर्फ ये स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए। तो क्रॉप में आपको करना ये होता है कि इफ दिस इज माय ओरिजिनल इमेज, तो अगर ये आपकी ओरिजिनल इमेज है तो आप ये चाहते हैं नहीं सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन चाहिए मुझे, तब उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दें। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि इमेज की प्रोसेसिंग करते हुए आप एक साइड को अगर x कह रहे हैं और दूसरी साइड को आप y कह रहे हैं, तो आपको यहाँ की x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी, फिर आपको इस पॉइंट की x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो ये आप उसको दे दें तो वो आपको सिर्फ इतना पोर्शन देगा, ये बाकी सारी जो इमेज है इसको वो उड़ा देगा। तो ये जो अगला फंक्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो बेसिकली इस इमेज को क्रॉप कर रहा है। तो ये मैंने कहा ये है कि लेफ्ट साइड से और टॉप से भी 25% उड़ा दो और नीचे से भी 25% उड़ा दो, और जो रिमेनिंग इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर वो मुझे दिखाएगा। तो ये उसने मैटप्लॉट के अंदर जो क्रॉप्ड इमेज है एक स्पेसिफिक पोर्शन क्रॉप करके आपको उसने दिखा दिया। ओके जी, सो दीज वर सम ऑफ दी बिल्ट इन फंक्शंस जो कि इसमें अवेलेबल हैं और इनको आप यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो कि अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था कि जो आपकी कलर्ड इमेजेस कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती हैं, वो जिस फॉर्म में स्टोर होती हैं इंटरनली, एक इमेज के बेसिकली 3 प्लेन होते हैं। तो ये आपका रेड प्लेन है, ये आपका ब्लू प्लेन है और ये आपका
ग्रीन प्लेन है। और ये ऑब्वियसली जो आपकी इमेज का साइज है, लेट्स से आपकी इमेज 100 बाय 100 की है, तो यहाँ पर वो सारे पिक्सल्स आपकी इमेज के पड़े होंगे। अब जो कलर्ड इमेज आपको नजर आ रही होती है वो इन तीनों प्लेन्स को मिला के वो दिखा रहा होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इमेज का रेड कंपोनेंट अलहदा से देख सकूं, मैं उसका जो ग्रीन कंपोनेंट है वो अलहदा से देख सकूं, और जो ब्लू कंपोनेंट है वो अलहदा से देख सकूं, तो उसके लिए फिर आपको करना ये पड़ेगा कि रेड प्लेन को, क्योंकि जो कंप्यूटर आपको चीज दिखाएगा वो कलर्ड इमेज ही दिखाएगा, तो आप खुद से ये करेंगे कि आप रेड कंपोनेंट को ओरिजिनल वाली इमेज से निकाल लेंगे और बाकी दो जो प्लेन्स हैं उनको आप खुद से जीरो कर देंगे। तो इन दोनों प्लेन्स में अगर मैं जीरो डाल दूं तो मुझे जो रिजल्टेड इमेज वो कलर्ड इमेज दिखाएगा, उसमें सिर्फ रेड कंपोनेंट होगा। अगर यही काम जो है मैं बाकी दो इमेजेस के साथ भी करूं तो फिर वो एक केस में मुझे सिर्फ ग्रीन कंपोनेंट दिखाएगा और एक केस में जो है वो मुझे सिर्फ उस इमेज का, ओरिजिनल इमेज का ब्लू कंपोनेंट दिखाएगा। तो ये अगला पीस ऑफ कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बेसिकली यही काम कर रहा है कि वो इमेज के तीनों कंपोनेंट्स जो है वो उनको अलग-अलग करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो आई हैव माय ओरिजिनल इमेज जो कि सेम इमेज है जो कि अभी हम ऊपर यूज करते हुए आ रहे हैं। पहले स्टेप में मैंने उस इमेज को रीड किया। अब जो इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है उसके अंदर ये स्प्लिट का जो फंक्शन है ये करता है कि उसके तीनों जो प्लेन्स हैं वो आपको अलग-अलग करके दे देता है। रेड आपको अलग दे देगा, ग्रीन अलग दे देगा, ब्लू अलग दे देगा। अब उसमें फिर मैंने ये करना है कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने जीरो, बाकी प्लेन जो है मैंने जीरो ऐड करने हैं, तो ये वाली लाइंस जो हैं ये वही काम कर रही हैं कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, उसमें पहला प्लेन जो है वो मैंने रेड इंसर्ट कर दिया, बाकी सारे जो हैं वो मैंने जीरोस फिल किए हुए हैं। फिर यही काम मैंने ग्रीन के लिए किया, यही काम जो है वो मैंने ब्लू के लिए किया। तो अब मेरे पास तीन डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं, एक रेड कंपोनेंट है, एक ग्रीन कंपोनेंट है और एक ब्लू कंपोनेंट है, और तीनों के अंदर सिर्फ एक एक कंपोनेंट है और बाकी प्लेन्स जो हैं वो जीरो हैं। तो अब जब ये इमेज डिस्प्ले होगी तो आपको वो सिर्फ एट ए टाइम एक कंपोनेंट दिखा रहा होगा। अगर इस कोड को मैं रन करता हूं तो ये ओरिजिनल इमेज का रेड कंपोनेंट, ये ओरिजिनल इमेज का ग्रीन कंपोनेंट और ये ओरिजिनल इमेज का ब्लू कंपोनेंट। अगर इसी इमेज को मैं फुल साइज में आपको दिखाऊं तो रेड कंपोनेंट अंडरस्कोर COMP, तो ये उसने पूरा जो ओरिजिनल इमेज थी ये सिर्फ अब आपको रेड कंपोनेंट नजर आ रहा है। इस इमेज के अंदर से बाकी दो कंपोनेंट जो हैं वो हमने जीरो किए हुए हैं। ऐसे ही अगर आप इसका फॉर एग्जांपल ग्रीन कंपोनेंट देखते हैं, वहां भी सिर्फ आपको ओरिजिनल इमेज का ग्रीन कंपोनेंट नजर आएगा, बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो इस इमेज के अंदर जीरो हैं। तो मतलब इस लाइब्रेरी को यूज करते हुए आप इस तरह के सारे मैनिपुलेशंस इमेज के ऊपर कर सकते हैं। आप इमेज का नेगेटिव निकाल सकते हैं, आप इमेज का कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर इसमें आगे जाके आप देखें तो फिल्टरिंग के ऑपरेशंस कर सकते हो इमेज के ऊपर। तो ऑल दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि इस लाइब्रेरी को यूज करते हुए आप अपने इमेज के डाटा के ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो ग्रे स्केल कन्वर्जन है, फ्लिपिंग है, रोटेट करना है इमेज को, एंड इमेज का हिस्टोग्राम वगैरह कंप्यूट किया जा सकता है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर अक्सर आपको इमेज की ब्राइटनेस देखने के लिए यूजुअली आप देख रहे होते हैं कि उसका हिस्टोग्राम क्या है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, वो जी इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड। जब भी हम सारी इमेज प्रोसेसिंग किसी पिक्चर पे करते हैं तो उसके बाद जब वो इमेज सेव करते हैं उसकी क्वालिटी खराब होती है, वैसी रहती है? नहीं, वो वैसे ही रहेगी। जो ओरिजिनल इमेज है वो मतलब आपने अगर उसको इमेज को मैनिपुलेट करते हुए पिक्सल्स को ऊपर नीचे कर दिया तो वो अलग बात है, अदरवाइज वो इमेज रहेगी वैसे, और उसको आप अलग से भी सेव कर सकते हैं ताकि आपकी ओरिजिनल इमेज जो है वो खराब ना हो। जी अच्छा। अदरवाइज जो डेटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी जो है उस डेटा को मॉडिफाई नहीं करेगी अनलेस कि आपने कोई ऐसा ऑपरेशन किया है जो कि चीजों को आगे पीछे कर रहा है। सो हिस्टोग्राम आप में से जिन लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा। यूजुअली इमेज की हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है कि जो आपके इमेज के पिक्सल्स हैं उनकी ब्राइटनेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हिस्टोग्राम के इस साइड पे आपके जितनी पिक्सल्स की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 255 तक,
और फिर आप ये कहते हैं जी कि इसमें 0 पिक्सल्स कितने हैं, ऐसे पिक्सल्स कितने हैं जिनकी वैल्यू 1 है, ऐसे कितने हैं जिनकी वैल्यू मे बी 50 है, और ये ऑब्वियसली बीच में सारा फील्ड होता है। अगर ज़्यादा पिक्सल्स इस साइड पे हों तो आपकी इमेज ब्राइट होती है, अगर ज़्यादा पिक्सल्स इस साइड पे हों, 0 जो होता है ये आपका प्योर ब्लैक होता है, और 255 जो होता है ये आपका प्योर वाइट होता है। अगर ज़्यादा पिक्सल्स इस एरिया में होंगे तो आपकी इमेज ब्राइट होगी, अगर ज़्यादा पिक्सल्स जो हैं वो इस एरिया में होंगे तो आपकी इमेज जो है वो ब्लैकिश होगी। अगर आपने कभी फोटोशॉप के अंदर काम करें तो वहाँ भी आपको वो इमेज की हिस्टोग्राम दिखा रहा होता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी इमेज कितनी ब्राइट है या कितनी डार्क है। अगर उसमें डार्क पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल आपको इमेज डार्क नज़र आएगी, अगर आपकी इमेज में जो है वो ब्राइट पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो आपकी ओवरऑल इमेज जो है वो आपको ब्राइट नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन टाइम का कोई ऐसी इमेज है जो दिन टाइम में खींची हुई है, उसकी हिस्टोग्राम निकालेंगे तो वो वाइट साइड पे होगी। अगर आप कोई ऐसी इमेज की हिस्टोग्राम निकालेंगे जो कि रात टाइम पे है या नाइट टाइम पे खींची गई है तो वो हिस्टोग्राम जो है वो डार्क साइड पे होगी। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था जी। आई विल रिकमेंड कि आप इन कोड्स को ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, इनको डिफरेंट इमेजेस पे चला के देखें। जो इमेज मैंने यूज़ की हुई है मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप इसको डिफरेंट तरह की इमेजेस पे चला के देख सकते हैं और यू कैन सी के डिफरेंट इमेजेस पे चलाने से ये किस तरह से आपको चीज़ें नज़र आती हैं। एक चीज़ जो कि शायद हमने इसमें कहीं डिस्कस नहीं की, वो ये है कि अगर आपने इमेज को खुद प्रोसेस करना है, खुद प्रोसेस करने का मतलब ये है कि आपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, आप उसका नेगेटिव कंप्यूट करना चाह रहे हैं या कुछ तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो पाइथन में आप ये करेंगे कि जो ओरिजिनली आपने इमेज रीड की, आप पहले स्टेप में ये करें कि उस इमेज को एक numpy की एरे में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज वो ओरिजिनल इमेज के ऊपर आपको प्लस माइनस नहीं करने देगा। एक बार आपने उस इमेज को numpy की एरे में कन्वर्ट कर लिया तो अब आप उसका जो मर्जी करें, आप उसको इन्हांस करें, आप उसके ऊपर फिल्टरिंग का ऑपरेशन कर दें, आप उसके ऊपर उसका नेगेटिव कंप्यूट कर लें, जो भी मैंने काम किया था उसके रेड ग्रीन कंपोनेंट्स अलहदा कर दिए थे, इस तरह के काम कर लें। और फिर ये काम करने के बाद अल्टीमेटली जब आपको डेटा को डिस्प्ले अगर करवाना है तो फिर आपको दोबारा उससे बैक टू इमेज फॉर्मेट लाना होगा। तो ये वाली लाइन जो है ये ओरिजिनल इमेज को कन्वर्ट कर रही है numpy की एरे में, और ये वाली लाइन जो है ये numpy की एरे को कन्वर्ट कर रही है वापस इमेज के फॉर्मेट में। क्योंकि आपने इमेज को डिस्प्ले करवाना है या आपने इमेज को स्क्रीन पर स्टोर करना है एज इमेज, तो उसको वापस इमेज के फॉर्मेट में आना होगा। तो दिस इज प्रिटी मच अबाउट इमेज हैंडलिंग, इमेज मैनिपुलेशन, इमेज प्रोसेसिंग। अगेन इमेज प्रोसेसिंग पे और बहुत सारे काम हो सकते हैं पाइथन के अंदर। इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इमेज के ऊपर जो ज़्यादा काम होंगे वो फिल्टरिंग के ऑपरेशंस हैं, इमेज की इन्हांसमेंट है, इमेज से नॉइस रिमूवल है, इमेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये वो सारे डिफरेंट तरह के काम हैं जो कि आप इमेजेस के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन इनका पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि आप इमेज को रीड करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएँ। बाकी सारे काम जो हैं वो इससे आगे शुरू होते हैं। ओके जी, मेरे ख्याल में आज की डिस्कशन को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट 2 or 3 फेमस लाइब्रेरीज इन पाइथन। हमने पहले numpy की लाइब्रेरी को देखा, फिर हमने मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को देखा, और एंड के ऊपर जो हमने आखिरी लाइब्रेरी टेस्ट की है वो आपकी इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है। इन ये एग्जांपल कोड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इन कोड्स को ज़रूर चला के देखिएगा। उससे आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट तरह के प्लॉट्स में आप खुद मॉडिफाई करके देखें, खुद से कोई डाटा जनरेट करें, उसको प्लॉट करके देखें, या डिफरेंट इमेजेस को रीड करके उनके ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस करके देखें। उससे आपको बेहतर कोड को समझने में भी आइडिया होगा और आपको ये भी आइडिया होगा कि कैसे आप पाइथन को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं।